ऊपर चढ़े हैं क्या? पकड़ना ऊपर चढ़े हैं। जनवादी पार्टी के तत्वाधान में पकड़ना पकड़ो ऊपर चढ़ जाए। आयोजित इस शंखनाद महारैली की अध्यक्षता कर रहे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोबाइल भी ले लो, उससे भी बना श्री रामवीर चौहान मैनेजर साहब, मंच पर हमारे साथ बैठे विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत बालक दास जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सिंह राठौर जी, जनवादी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह चौहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेश निषाद जी, सुरेश पासी जी, संतलाल चौहान जी, सविंदर चौहान जी, श्री देवराज चौहान जी, डॉक्टर प्रेमचंद चौहान जी, अमरनाथ चौहान जी जौनपुर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री रमेश चंद्र चौहान जी जिला उपाध्यक्ष, श्री सुमन चौहान जी, श्री रामाश्रय चौहान मैनेजर साहब, श्री डॉक्टर राम प्रकाश पारेले जी एडवोकेट जो प्रदेश सचिव हैं, डॉक्टर राजेश चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब, प्रदेश सचिव श्री मंगल सिंह चौहान जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम दुलारे चौहान जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राम अनुज चौहान जी, मुन्ना चौहान जी कुशीनगर के जिला अध्यक्ष, विनोद चौहान गाजीपुर से प्रधान जी प्रदेश सचिव, डॉक्टर रज्जू चौहान हमारे मंडल अध्यक्ष, रणजीत चौहान जी हाटा विधानसभा अध्यक्ष, ओम प्रकाश चौहान गाजीपुर जिला अध्यक्ष, जल बहादुर चौहान जी वाराणसी जिला अध्यक्ष, अमेरिकन चौहान जी प्रदेश सचिव, ओम प्रकाश चौहान जिला अध्यक्ष बलिया, सत्य प्रकाश चौहान और संजय चौहान जी जिला अध्यक्ष गोरखपुर, अजय सिंह चौहान जी जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, राम लक्ष्मण चौहान जिला अध्यक्ष सोनभद्र, मेजर साहब सिंह चौहान जिला अध्यक्ष चंदौली, फूल सिंह चौहान जी जिला उपाध्यक्ष प्रयागराज, राजकरण चौहान जी जिला अध्यक्ष फतेहपुर, डॉक्टर उमेश चौहान जी जो हमारे जाबाज साथी हैं जिनके नेतृत्व में गोरखपुर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था, डॉक्टर उमेश सिंह चौहान जी प्रदेश सचिव, श्री अमना प्रसाद चौहान जी वकील साहब रंडी, श्री राम अचल निषाद जी प्रधान जी जो गोरखपुर से आए हैं, धर्मेंद्र निषाद एडवोकेट जी गोरखपुर, जितेंद्र निषाद जी, जितन सिंह जी, संजय चौहान जी और भी मंच पर हमारे गोरखपुर के जिला संयोजक अनिल सिंह चौहान जी, खनरी के अध्यक्ष महेश सिंह चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष आपका क्या नाम है? रमेश चौहान जी, बहुत सारे हमारे सुरेश पासी जी, हमारे आज इस कार्यक्रम के आयोजक और जो हमारे बहुत मजबूत जिला अध्यक्ष आजमगढ़ श्री विनोद सिंह चौहान जी, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, नाम लेने में बहुत समय निकल जाएगा, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि साथियों मौसम इतना ध्रुव है और इतनी बड़ी हीट वेव चल रही है, इसके बावजूद भी धैर्य से आप बैठे हैं और इतनी बड़ी आबादी में यहाँ आए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथी कि 45 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ बैठ करके जनवादी के गुलाल को बुलंद कर रहे हैं,
साथियों, वो पसीने से तराबोर हो गए कि जिन चौहानों ने कहार बन करके मेरी पालकी को लखनऊ में पहुंचाया है, वो अब कहानी करना बंद कर दिया है। बंद कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बंद कर दिया है। तो बताओ फिर भाजपा की डोली 2027 में लखनऊ कैसे पहुंचेगी? बीच में पहुंच पाएगी? साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुरूह मौसम में भी इस आजमगढ़ में हमें सभा करने की जरूरत क्यों पड़ी? 12 अप्रैल को हमारी गोरखपुर में रैली थी और इस लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस कार्यक्रम का परमिशन मिला और कल कार्यक्रम है, 12 अप्रैल को कार्यक्रम था और 11 अप्रैल को टैक्सी लगा करके हमारा टेंट और मंच सब करवाया गया योगी जी के द्वारा गोरखपुर में। और कहा गया प्रशासन के द्वारा कि हम बात हैं, अब हम आपकी सभा को होने नहीं देंगे। और रात को 11 बजे मैं डॉक्टर उमेश चौहान के घर पर रुका हुआ था। इंटेलिजेंस वाले का फोन आता, कुछ मेरे भी चिंता को हाथ कहा गया कि डॉक्टर साहब अपनी मोबाइल रख करके कहीं चले जाइए, नहीं तो आपको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस निकल चुकी। और हम 5 किलोमीटर बगल में गए होंगे कि 10 गाड़ी पुलिस लेकर के एसपी सिटी पहुंच गए मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और पूरी रात को 2 बजे तक उस गांव के में पूरे घर घर सर्च कराया गया महिला पुलिस को बुला करके कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान यही है। बताओ साथियों, इस लोकतंत्र में किसी को सभा करने से, किसी को पार्टी बनाने से, किसी को अपनी बात कहने से क्या रोकना लोकतंत्र में जायज है? और ये नाजायज काम योगी जी ने इसलिए किया क्योंकि योगी जी जानते हैं कि जो मेरा गोरखपुर है उसमें जो 28 मंडल की सीटें हैं, उन 28 विधानसभा सीटों में अगर चौहान समाज का उनका साथ छोड़ दे तो 20 सीट भी विधायक को जीता नहीं पाएंगे। और आज पूरा गोरखपुर मंडल जनवादी के साथ खड़ा हो गया है। आप यहां देख रहे होंगे हर विधानसभा से हमारे जाबाज साथी आए और मजबूती से जनवादी के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं इस आजमगढ़ में इस कड़ाके की धूप में आप यहां बैठे और जो पसीना आप बहा रहे हैं, इस पसीने की कोई न कोई परिणति 2027 में बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने जनवादी पार्टी से गठबंधन किया और 2014 जब आया तो इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझसे कहा कि संजय जी 2012 में हमारा आपसे गठबंधन जरूर था, लेकिन अब 2014 में ये मोदी वाली भाजपा है और आपकी बिरादरी अब हमारे साथ है और आपसे हम गठबंधन नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपकी बिरादरी का वोट हमको मिल रहा है, तो मुझे आपसे गठबंधन करने की क्या जरूरत है? बताओ मेरे समाज के लोगों, आपने ईमानदारी से भाजपा को वोट दिया क्या? 2014 में बीजेपी ने एक भी लोकसभा का टिकट किसी चौहान समाज के बेटे को दिया?
22 के विधानसभा में भी एक भी विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किसी चौहान को नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि ये चौहान मेरा लड़ुआ वोटर है, इसे हम टिकट नहीं भी देंगे, हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं भी देंगे, तब भी इसका वोट हमको मिलेगा। तो बताइए 2027 के चुनाव में भाजपा का ये घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? भाजपा का यह सोच मिटाना पड़ेगा कि नहीं मिटाना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा, और इसको मिटना तब पड़ेगा, मिटाएंगे तब जब जनवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा, उसको वोट देंगे तब। साथियों यह भी जानते कि जनवादी जितना भी चिल्ला ले, संजय चौहान जितना भी बोल ले, ये चुनाव जनवादी से लड़ा भी लेंगे तब भी इनका वोट भाजपा को मिलेगा। तो बताइए क्या भाजपा की इस सोच को आप सब लोग जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो साथियों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट और 200 पे जनवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो आप सब लोग अपने पार्टी को वोट देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों मैं गारंटी के साथ कहता कि जिस दिन आप अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाएंगे, इस आजमगढ़ की 100 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। देश की संसद खाली होना, मोदी जी की प्लान किसके आपने समाज के बच्चों की हत्या हो रही, बच्चियों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस पूर्वांचल में 45 से 50 चौहान समाज के बच्चों की हत्या, एक भी हत्या में नहीं मिला। तो आपका कोई भाई मोदी की सदन में नहीं है, तो इन हत्याओं का हिसाब मोदी से कौन ले? मोदी से कौन बात करेगा आपके लिए, आपके न्याय के लिए, आप पर हो रही जुल्म और जाति के लिए? मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर में राजकुमार चौहान की हत्या हुई, क्या राजकुमार चौहान को न्याय मिला? नहीं मिला। हत्यारे सब जेल से बाहर आ गए। और आज की बात बता रहा, बगल में प्रतापगढ़ का जिला है, आप जेपीएस न्यूज नेशनल पर देख लें, रणधीर सिंह चौहान प्रधान थे और चैलेंज देकर के उनकी हत्या की गई। उनके ब्लॉक का जो ब्लॉक प्रमुख है ठाकुर बिरादरी का है, योगी जी के बिरादरी का। उसने कहा कि रणधीर अगर तुम ब्लॉक चले आए तो तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम प्रधान भले हो लेकिन ब्लॉक में दिखाई मत देना। और रणधीर चौहान जब दोबारा ब्लॉक जाते हैं तो लौटते समय उनकी हत्या कर दिया। और ये पूरा ऑडियो वायरल, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हो पाया। और उनकी पत्नी और जनवादी पार्टी के लोग 25 दिन से डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे, लेकिन वहां की गूंगी बहरी प्रशासन व्यवस्था और योगी जी की सरकार एक बार भी उस परिवार का हाल चाल लेना मुनासिब नहीं समझा। बताओ साथ, अगर वही अपराधी मारने वाला चौहान होता और मरने वाला योगी जी के बिरादरी का होता, तो अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता कि नहीं हो गया? एक प्रधान की चैलेंज देकर के हत्या की गई, आज तक एफआईआर नहीं लिखा गया और परिवार 25 दिन से हमसे पर बैठा हुआ, लेकिन कोई उसकी सुध लेने के लिए नहीं गा रहा। लेकिन इस मंच से मैं प्रतापगढ़ में और योगी जी को बता देना चाहता हूं कि आज मैं खाली हो गया, 2 दिन बाद प्रतापगढ़ पहुंचूंगा और मैं जानता हूं
कि रणधीर चौहान को अगर न्याय नहीं मिला तो वहां की प्रशासन से भी ईट से ईट प्रतापगढ़ में जनवादी बजा देंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और हम लोग चलेंगे गांव-गांव, चलेंगे प्रतापगढ़ में और देखेंगे प्रशासन की हैसियत कि हत्या के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। इतना बड़ा अन्याय कहां, इतना बड़ा जातिवाद कभी नहीं। तो साथियों, आप सबको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि साथियों, मंच पर मेरे समाज के 200-250 से ज्यादा लोग बैठे हैं, सारे प्रबुद्धजन हैं, आप सभी प्रबुद्धजन हैं। आप बताओ, मैंने जनवादी पार्टी कब बनाई थी? मैं जनवादी पार्टी उस समय बनाई थी जब इस समाज में समाज का कोई झंडा और डंडा नहीं था। मुझे लगा कि समाज को इसकी लीडरशिप, इसका झंडा और इसका डंडा देकर के, इसकी पार्टी को देकर के इसकी राजनीतिक गोलबंदी करना चाहिए। और जब से मैंने पार्टी बनाई तब से मैं लगातार चल रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन इन दौरान इन सत्ता पर बैठे हुए लोग जिनको आप वोट दे रहे हैं, मेरे साथ कौन सा ऐसा कृत्य है जो नहीं किए, मुझे कितनी दिन तक जेल में रखे, सब आपको पता है। मैं कितनी बार जेल में गया, ये भी आपको पता है। मैं कितनी पुलिस की लाठियां खाया, ये भी आपको पता है। साथियों, मैं कोई अपराधी नहीं, मेरे अंदर कोई अपराधी नहीं, न मैं कोई अपराध करता। मेरा अपराध बस यही कि मैं आपके जनवादी को, झंडे को कभी सत्ता के सामने झुकने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया। और ये सत्ता पर बैठे हुए लोग आपके झंडे से इतना नफरत करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी पार्टी खड़ा हो, आपका नेता मजबूत, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ इनको वोट देकर के राजा बनाते रहो और इनकी सत्ता की पालकी कहार बनकर के दिल्ली और लखनऊ पहुंचाते रहो। और मैं यही रोकने के लिए लड़ता रहा और ये मेरे खिलाफ लड़ते, और इस साजिश से लड़ रहे कि जिस समय समाज में कोई दल नहीं तब हमने दल बनाया, और आज यह भाजपा वाले कई दल बना करके ऐसा दल बना रहे हैं कि ये समाज उसी में धंस करके खत्म हो जाए, इसकी राजनीति खड़ी होने न पाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब समाज में एक दल मजबूती से प्रदेश की राजनीति में खड़ा है, तो आज जो लोग दल बना रहे हैं वो समाज को तोड़ने के लिए बना रहे हैं कि जोड़ने के लिए बना रहे हैं? वो समाज को बांटने के लिए बना रहे हैं या समाज को एक करने के लिए बना रहे हैं? साथियों, इस समाज के बांटने वाले लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। ये दल और पार्टी तमाम बना करके इस समाज में आपको गुमराह करके जनवादी के साथ इकट्ठा होने में रोड़ा फैला है। और बीजेपी यही चाहती है। आज आपका कार्यक्रम 1 महीना 1.5 महीना पहले से रखा था, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया कि 24 मई के कार्यक्रम में चौहानों को गुमराह करने के लिए कितने कार्यक्रम बीजेपी ने रखवाया। लेकिन मैं आज गदगद हूं कि सबके बावजूद भी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जितनी बड़ी आबादी में आप आए हैं, यह बता रहा है कि 2027 में आप इस प्रदेश के सत्ता के भागीदार होंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, राजकुमार चौहान की हत्या की सीबीआई जांच नहीं, अपराधी छोड़े जा रहे हैं और असल अपराधी तक सब वहां का पुलिस प्रशासन पहुंचा भी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सरकार आपको कितने हल्के में लेती है। वो जानती है कि समाज के नौजवानों की हत्याएं भी होगी
उसके बावजूद भी इस बिरादरी के लोग भाजपा को वोट देते हैं। क्या ऐसा आगे होगा? नहीं होगा ना। और मैं आप लोग साथियों इस मंच से जनवादी पार्टी इस पूर्वांचल की 200 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी और उस चुनाव लड़ाने के क्रम में मैं एक उम्मीदवार आज आजमगढ़ से घोषित करूंगा। और इस आजमगढ़ जिले में सबसे बड़ी आबादी चौहानों की किस विधानसभा में है? दीदारगंज में और मेहनगर में। इस आजमगढ़ में 65,000 वोट चौहान का दीदारगंज में। लेकिन भाजपा को जब विधानसभा का टिकट देने की बारी आई तो जिस बिरादरी का 5,000 वोट भी नहीं है उस बिरादरी को टिकट दिया। 65,000 वाले को टिकट नहीं दी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये 65,000 वाले को हम हिस्सा नहीं भी देंगे तब भी इसका वोट हमको मिलेगा। लेकिन 5,000 वाले को हम अगर वोट नहीं दिए तो इसका वोट हमको नहीं। इस आजमगढ़ जिले में राजभर बिरादरी से 10 गुना वोट आपने भाजपा को दिया। लेकिन इस जिले में जब यूनिवर्सिटी बनाने की बारी आई तो आप बताइए यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया? सुहेलदेव राजभर। और जनवादी पार्टी के लोग प्रदेश व्यापी धरना करके रथ यात्रा निकाल करके पूर्वांचल के सभी जिलों से जनवादी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रखा जाए। तो बाबा की एक बार भी चेहरे पर शिकन नहीं आया। बाबा एक बार भी उनके कान पर जू नहीं लगी कि जो समाज हमको सबसे ज्यादा वोट देता है इसके पुरजों के मान को, इसके पुरखों के सम्मान को बढ़ाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रखा जाए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साथियों कि आप इसी तरह से जनवादी के साथ खड़ा रहिए। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी जनवादी पार्टी उसमें भागीदार रहेगी और 2027 की पहली कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रखा जाएगा। साथियों, सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में जनवादियों ने आरक्षण में विभाजन की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के 2017 के कैंपेन का पहला मुद्दा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण अलग करके पिछड़ों का आरक्षण अलग दिया जाए। तो क्या पिछड़ों का आरक्षण अलग हुआ? इन्होंने बांटा और सारा पिछड़ों का वोट भाजपा को मिलता। लेकिन भाजपा को पिछड़ी जातियों की चिंता नहीं है, दलित जातियों की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर हम पिछड़े समाज के आरक्षण को अलग कर देंगे तो यादव हमसे नाराज हो जाएगा, कुर्मी हमसे नाराज हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार क्या यादव और कुर्मी बनाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौहान, बिंद, मल्लाह, लोहार, कोहार, नाई, पासी, खट्टी, धोबी, दुसाध यह पिछड़ी दलित जातियां और पिछड़ी जातियां बनाती हैं। लेकिन उनको यह अंदाजा है कि हम इनके हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं भी देंगे तब भी इनका वोट मिल जाएगा। लेकिन यादवों के हिस्से में जो यादव समाज के लोग अति पिछड़ी जातियों के बच्चों का हिस्सा लूट रहे हैं शिक्षा में, नौकरी में, अगर हम उनकी लूट में अगर हम अवरोड़ा बनने का काम करेंगे तो ये जातियां हमसे नाराज हैं। जो 80% उनको वोट दे रहे हैं उनसे वो नाराज, उनकी बात नहीं सुनेंगे। और जो उनको वोट नहीं दे रहा है उनकी नाराजगी का उनको चिंता है। तो इनको 2027 में इनकी इस सोच का जवाब आप देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों,
मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हो चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो, इन दोनों नेताओं को, इस पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को ये भरोसा है कि संजय चौहान एक किसान का बेटा, उसके पास कोई धन दौलत नहीं, वो कैसे पार्टी चलाएगा, वो कैसे सफाई कर लेगा। तो मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि आज इस आजमगढ़ की 45 डिग्री धूप में बैठे हुए लोगों को देख लो, ये अपनी गाड़ी, अपना साधन और अपना पैसा रुपया लगा करके यहां आए हुए, और यही लोग हैं जिस दिन पार्टी के लिए धन देने के लिए खड़ा हो जाएंगे, जनवादी पार्टी को किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौहान एकता जिंदाबाद, चौहान एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं आपके इस कायद और आपके इस पार्टी को खड़ा करने के लिए लड़ते लड़ते इस भाजपा के लोग मुझे इस स्थिति पे लाके खड़ा किए कि अभी 5 महीना जेल में मैं रहा सोनभद्र, और मुझे 4 साल की सजा उस मुकदमे में सुनवाए जिस मुकदमे में कोई भी साक्ष्य उनके पास नहीं। पुलिस की गवाही और पुलिस की गवाही कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होती। भारत के लोकतंत्र में ये पहली बार हुआ है कि किसी नेता को, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धरना प्रदर्शन में शामिल होने के नाम पर 4 साल की सजा दी, और ये इसलिए सजा दिए कि संजय चौहान आगे सांसद और विधायकी का चुनाव में लड़ रहे, और जब चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा तो ये डर गए थे, और इतना डरे कि मैं 5,11,000 वोट पाया था, और ये 5,000 वोट से मुझको जबरदस्ती हराए, क्योंकि ये जानते थे कि जिस दिन डॉक्टर संजय चौहान सांसद बन जाएगा तो उसके पास पावर हो जाएगा, ताकत हो जाएगी, और जनवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो जनवादी पार्टी सांसद बन जाने से संजय चौहान के 10 गुनी स्पीड से चल जाएगी। उसको रोकने के लिए बताओ, ये मुझे जबरदस्ती चुनाव हराए थे 5,000 से कि नहीं हराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी दुख मुझे इस बात का हुआ कि मेरी बिरादरी उसके बावजूद भी उनके साथ खड़ी, और वही उनका साहस यहां तक बढ़ा कि अब तो ये बिरादरी मेरी बधुआ मजदूर है, अब इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। 2024 और 2022 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक टिकट आपको नहीं दी, क्योंकि वो टेस्ट ले लिए थे कि इनको एक टिकट नहीं मिलेंगे, तभी इनका वोट आपको मिलेगा। साथियों, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि परिस्थितियां ऊपर कुछ भी नहीं, आगे की पीछे की बात, कहते हैं कहावत है कि बीती बात विसार के आगे की सुध ले, ये कहावत है कि नहीं? तो पीछे जो हुआ वो भूल जाना, आगे मजबूत तैयारी करनी है कि नहीं करनी? करनी है। साथियों, बहुत गर्मी, आगे मजबूत तैयारी करनी है कि नहीं करनी? करनी है। तो आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि आप मजबूत नेता चाहते हैं कि मजबूर नेता चाहते हैं? मजबूत नेता। आप मजबूत नेता चाहते हैं? तो अगर आप मजबूत नेता चाहते हैं तो अपने नेता को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये सब कार्यक्रम, टेंट और लाउडर लगाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए उसको किसी दूसरे का मुंह देखना नहीं। साथियों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब न मुझे सांसद बनना है न विधायक बनना। भाजपा ने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि न मैं विधायक का चुनाव लड़ सकता हूं, न लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन एक स्वार्थ है कि मैंने संकल्प लिया है
कि जनवादी पार्टी को एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना मजबूत बनाऊंगा कि इस उत्तर प्रदेश में चौहान का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, 2027 के चुनाव में आप सिर्फ साथ खड़ा होइए। 2027 में मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, सरकार जिसकी भी बनेगी, पार्टी के इतने विधायक जरूर होंगे कि 2027 में उप मुख्यमंत्री चौहान का बेटा भी बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और साथियों, जिंदाबाद। 2 साल आगे ले जा रहा हूं आपको। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन, फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग होगी और 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। और फिर यही उत्तर प्रदेश 4 भागों में बढ़ जाएगा और नया पूर्वांचल राज्य एक नया राज्य बनेगा। और इस नए पूर्वांचल राज्य की 18% आबादी चौहान समाज की होगी। सबसे ज्यादा आबादी चौहान समाज की, लेकिन 8% की आबादी वाले लोग पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे। इटावा में घर था उनका और आजमगढ़ में घर बना लिया। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल का मुख्यमंत्री 18% वाला बनेगा कि 8% वाला बनेगा? 18% वाला। तो साथियों, आप बस खड़ा हो जाइए। 2027 में आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सदन में मिलेगी और 2029 में जब नए पूर्वांचल राज्य का चुनाव होगा तो चौहान का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी पार्टी तब इतनी ताकत और इतनी व्यवस्था में खड़ी हुई। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब ने कहा कि मैं मजबूत नेता चाहता हूं, मजबूर नेता नहीं चाहता। साथियों, आपका नेता अगर स्टैंड और लाउडर की व्यवस्था के लिए किसी से सहारा लेगा तो सहारा देने वाले का इशारा मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सहारा देने वाला चाहेगा कि वो हमारे हिसाब से काम करे, वो हमारे साथ काम करे। और बहुत सहारा देने के लिए मेरे पास टेलीफोन है कि संजय जी, आपकी रैली होने जा रही, बहुत बड़ी धूप है, कहिए तो मैं 25 लाख वाला टेंट लगा दूं और चौहान समाज के हर गांव में बस गाड़ी लगवा दूं, आपकी लाखों की रैली होगी, सारे लोग आएंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी बना दी जाएगी। लेकिन मैंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि मेरे लोग जितने भी आएंगे अपने पैसे से गाड़ी करके अपनी व्यवस्था से आएंगे और जब समाज हमारा तय कर लेगा कि पार्टी को हम चलाएंगे तो तुम्हारे से बड़ी पार्टी बना करके यही समाज दिखाएगा और 2029 में पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो साथियों, मैंने उनको मना कर दिया। ये सपा वाले भी, ये भाजपा और सपा वाले दोनों की जड़ें एक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट किसी लोकसभा में 2024 में चौहान के बेटे को नहीं दिया तो अखिलेश यादव भी भरोसा देकर के संजय चौहान के साथ धोखा किया। अंतिम दौर तक गठबंधन को बनाए रखा और जब पर्चा दाखिला का समय आया तब इसी घोषित सीट से अखिलेश यादव जी ने दूसरे को कैंडिडेट घोषित कर दिया। और जब मैं उनसे बात किया तो कहे, संजय अभी भी तुम्हें टिकट दिया जाएगा, वो सीट छोड़ दी जाएगी, 2 दिन का समय और दे दो। किसी के अभिमान को सेटिस्फाइड करना। साथियों, वो अपने लोगों के अभिमान को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और चौहान समाज के स्वाभिमान को उनको कोई चिंता और फिक्र नहीं है। इसी आजमगढ़ में अगर वो 10 सीटें जीते हैं तो 2022 में जनवादी पार्टी का उनसे गठबंधन था, तभी जीते हैं। अगर मेरी बिरादरी और जनवादी उनके साथ नहीं रही होती तो वो 10 के 10 सीटें जीतने नहीं पाए। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जितनी खतरनाक आपके लिए भाजपा है उतनी ही खतरनाक आपके लिए
अपनी समाजवादी पार्टी को। इसलिए आज से आपके गांव में अगर भाजपा और सपा वाले जाएंगे तो हमने आपको जो डंडा दिया है उसमें मजबूत डंडा भी दिया है। जरा उठा करके दिखाइए वो डंडा मजबूत है कि नहीं है। हमने झंडा भी दिया है और मजबूत डंडा भी दिया है। तो इन भाजपाइयों को गांव में जवाब देने का काम अपने झंडे से करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जा जाकर के अपने घर पर इस झंडा को लगाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, अगर एक भी भाजपा का कोई नेता इस समाज के गांव में जा रहा है तो उसे पूछिए कि इन 15 सालों में तुम्हें 90% वोट हमने दिया था, विधानसभा में भी दिया था, लोकसभा में दिया था, तुमने एक भी लोकसभा का सांसद हमारे समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? क्या सिर्फ बिलरवा वोटर बनकर के हम तुम्हारा घूमते रहे? तो अब वो जमाना गया। अब चौहान अपने झंडे और अपने डंडे को अपने कंधे पे ले लिया है। अब किसी दूसरे का झंडा डंडा ढोने का काम नहीं करेगा और 2027 के चुनाव में अपने दल और अपने पार्टी को वोट देने का काम। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हैं, मैं 2 मिनट की बात और करूंगा। मेरे भाई जो आप पीछे खड़े हैं, आप बैठे हैं, जरा खड़े होकर के थोड़ा और इधर आ जाइए, गैलरी में सब लोग आइए, खड़े होकर के आइए। 2 मिनट और बात करनी। धूप है नहीं तो आपको करीब बुला लेते हैं। और ये तो मेरा समाज है, मेहनत का समाज। कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चौहानों का फावड़ा तो 12 बजे दिन में दोपहरी में गर्म होता है और जब फावड़ा गर्म होता है तो काम होता है। बस भाई धूप में मत आइए। हमारे सारे माताएं बहनें आप सब भी खड़े हो जाइए और बात में भी खड़े होकर के सुनिए। अरे धूप लग जाएगी मेरे भाई। 2 मिनट आपसे बात करूंगा। मंच पर बैठे हुए लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इन साथियों को धूप में खड़े हुए साथियों का भी सम्मान करना। और कहां गए से कैमरा वाले? मैंने और माताएं, मैंने बच्चे बुजुर्ग सबसे कहा था, पीछे अभी बहुत सारे लोग खड़े, आ जाइए करीब। देखिए वो रमेश जी दिखाई दे रहे रंडी वाले, आप भी आ जाओ भैया, सब लोग आ लिए जाए। आप सब लोग करीब आइए। साथियों, 2027 में आजमगढ़ में अगर हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे तो आप सब लोग हमको इजाजत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैं इजाजत इसलिए आपसे मांग रहा हूं कि जब 2014 में भाजपा हमसे गठबंधन तोड़ी थी तो इसी आजमगढ़ से मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। और जब मैं लोकसभा का वोट मांगने के लिए अपने बिरादरी के गांव में गया तो हमारी बिरादरी के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो गलत नहीं ले। अरे हम आप चुनाव लड़ गए और आपको हम वोट देंगे तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। आप चुनाव क्यों लड़ गए? और लोग मुझे वोट न देकर के भाजपा को दिया। 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में भाजपा ने कुछ दिया? और अगर आप खड़े हो गए होते 14 में भी अपने नेता और अपने पार्टी के साथ खड़े होकर के दिखा दिए होते तो अब तक जनवादी पार्टी केंद्र में एक मजबूत दल के रूप में खड़ी हो गई होती और सपा बसपा से मजबूत दल जनवादी पार्टी पूर्वांचल में रहा होता। इस आजमगढ़ की 10 सीट पे जनवादी का कैंडिडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैंडिडेट दूंगा तो आप सब लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे?
कि आपने अभी मुझसे कहा कि हम मजबूत नेता चाहते हैं, मजबूर नेता नहीं चाहते। तो ये जो टेंट और लाउडर हुआ है, इसका मैंने किसी से खर्चा नहीं लिया, तो इसका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो मंच पर बैठे हुए जितने हमारे समाज के लोग हैं और सामने हमारे समाज के लोग हैं, इस टेंट और लाउडर का खर्चा आज आप दे करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये लोग नहीं बोले, देखिए मंच वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे? तो अभी हमारा ये युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी की चादर को फैलाएगा और आप इस भाजपा और सपा वालों को दिखा दो कि अब हमने संकल्प ले लिया है कि हम अपने पार्टी को चलाएंगे, अपने नेता को मजबूत करेंगे। किसी के दरवाजे हम अपने नेता को भीख मांगने देना काम नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी है, हमारा नेता है, तो अब कान धन से उसके साथ खड़े हैं। और साथियों, आज आपका यह काम ऐसा मत समझ लेना, ये जो आज आप जनवादी को दान देंगे, इस जनरेट और लाउडर की जो व्यवस्था बनाएंगे, ये व्यवस्था सिर्फ आप नहीं देखेंगे, ये भाजपा के दिल्ली और लखनऊ में बैठे एसी में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। पूरे पूर्वांचल का एक एक इंटेलिजेंस लगा हुआ और एक एक मिनट की सूचना योगी जी को बता रहा है कि आजमगढ़ से चौहान क्या संकल्प लेता है। और आजमगढ़ का चौहान अगर अपने दल और अपने पार्टी को चलाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान भी तैयार हो जाएगा। ऐसे कोई लोग जनवादी की चादर को हमारे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने फैलाता है और आप जनवादी की झोली में इतना धन डाल दो साथियों कि भाजपा वालों की आंखें अंधी हो जाए। और आज जो सोच रहे हैं डॉक्टर साहब कि जनवादी को हम कमजोर कर देंगे, उन्हें आज पता चल जाए कि जनवादी के झंडे को चौहान अपने कंधे पर ले लिया है। 2027 में जनवादी का झंडा कोई झुकाने नहीं पाएगा, जनवादी के झंडे को अब कोई रोकने नहीं पाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा चाहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जितने हमारे साथी मंच पर बैठे, आपसे 1 रुपया ही सही, 10 रुपया ही सही बताए बहने, 1-1 रुपए का अंशदान इस कार्यक्रम में जनवादी को दे करके जाएंगे, ताकि भाजपा और सपा वालों को ये जवाब मिल जाए कि चौहानों के अंदर अपनी राजनीतिक समझ मिल गई है, अपने झंडे डंडे को और अपने नेता को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और बैठे हुए जितने लोग जितने हुए लोग हैं, मैं एक जनवादी के साथी से कहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए 1 रुपया ही सही अंशदान लेकर के जाइएगा। और साथियों, यह आपका अंशदान एक दिन पार्टी को इतना मजबूत कर देगा कि इस उत्तर प्रदेश में आपके दल और पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं बहुत